वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी #मयंक सर। हम लोग आज पार्ट 4 कर रहे हैं और कंप्लीट करेंगे द चाइनीज स्टैचू को। ठीक है, आपको पता अपन ने कहां एंड किया था? अपन ने एंड किया था जब अलेक्जेंडर हीथकोट डाइड एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑन हिज 70th ईयर। पता है, ही वाज द एग्जैक्ट पर्सन, तो उनका डेथ हो गया था। ओके, अब हम लोग आगे करेंगे और आज हम लोग कोशिश करेंगे इसको पूरा कंप्लीट कर दे। तो संग में रहना और बहुत मजेदार होने वाला है। ठीक है, तो एकदम मजे अपना एकदम बैठ जाओ, आराम से पानी वानी पी लिया है ना सब लोग ने? ओके, चलो रेडी हो जाओ। तो his firstborn Major James Heathcote was serving his queen in the Boer War at the time he came into possession of the Ming Emperor. सर अलेक्जेंडर हीथकोट का जो बेटा था उसका नाम क्या था? मेजर जेम्स हीथकोट। याद रखना, देखो अलेक्जेंडर जेम्स फिर एलेक्स, ये है उन लोग का 5 जनरेशन। ध्यान रखना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ही है। तो उनके जो पहले बेटे थे, जो उनका बेटा था उसका नाम क्या था? ही वॉज जेम्स हीथकोट। ठीक है, और वो कौन थे? ही वॉज अ मेजर। ठीक है, वो आर्मी में मेजर थे। ठीक है, द मेजर वॉज अ फाइटिंग मैन कमीशन विद द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन्स रेजिमेंट, एंड ऑल्दो ही हैड लिटिल इंटरेस्ट इन द कल्चर, even he could see the family heirloom was no ordinary treasure, so he loaned the statue to the regimental mass at Halifax in order that the emperor could be displayed in the dining room for his brother officiate to appreciate. Okay, अब सर जेम्स हेथकोट को भी वो स्टैचू मिला। किसका? एम्परर कुंग का स्टैचू मिला अपने पापा से। तो वो अपने रेजिमेंट में लेके चलेगा। उसको बोला ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पीस है, ये घर पे रखा रखा क्या होगा, तो वो अपने संग अपने रेजिमेंट में लेके चलेगा इसको। और वहां का जो मेस होता है ना, जब सब खाना वाना खाते, उन्होंने स्टैचू को वहां पे रख दिया जिससे वहां के जो लोग हैं वो उसको देख सके और अप्रिशिएट कर सके। ठीक है, फिर when James Heathcote became colonel of the Dukes, फिर उनका प्रमोशन हो गया और वो मेजर से बन गए कर्नल। The emperor stood proudly on the table alongside the trophies won at Waterloo and Sebastopol in the Crimea and the Madrid, and there the Ming statue remained until a colonel's retirement to his father's house in Yorkshire. अब जब उनका प्रमोशन हो गया तो स्टैचू को वो कहां ले गए? कर्नल, माने ऑब्वियसली जब वो क्या था, मेजर थे तो वो मेस में रखा हुआ था। जब वो कर्नल बन गए तो उन्होंने बाकी ट्रॉफी के संग भी मिंग का स्टैचू वहां पे रख दिया। बार बार बताने की कोशिश की जा रही है कि मिंग का स्टैचू बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिंग स्टैचू जो है वो एम्परर कुंग का है, मिंग डायनेस्टी का है, और पेंग क्यू ने उसको बनाया था। तो उनका जब प्रमोशन हुआ उन्होंने स्टैचू को अपने संग बड़ी बड़ी ट्रॉफीज के बीच में रख दिया जिससे लोग उसको देखें और अप्रिशिएट कर सके। ठीक है, ओके। हाँ, उनका जब रिटायरमेंट हुआ, until the colonel's retirement of his father's house, जब उनका रिटायरमेंट हो गया तो उन्होंने वो स्टैचू को लेकर वापस यॉर्कशायर चले गए। तुमको मैंने पहले ही बोला कि ये लोग सब जितने भी लोग हैं, ये लोग अपने जब इनका डेथ का टाइम आता है, ये लोग अपने नेटिव प्लेस दैट इज यॉर्कशायर में वापस चले जाते हैं और वहीं पे इनका डेथ होता है। माने ये लोग वहीं पे रहना चाहते हैं, जहां वहीं पे मरना चाहते हैं जहां पे ये लोग बॉर्न हुए थे। ठीक है, तो जब उनका टाइम आ गया उन्होंने वापस उसको अपनी रेजिमेंट से ले जाके कहां रख दिया? वापस अपने घर के मेंटल पीस के ऊपर में लगा दिया। अब देखो पासिंग द पिलो हो रहा है। ठीक है, अलेक्जेंडर हीथकोट आए, उन्होंने स्टैचू को वहां लगाया। ये जो थे इन्होंने अपने संग रेजिमेंट मेस में ले गए और अब वापस उसको घर लेकर आ गए। ठीक है, द कर्नल वॉज नॉट अ मैन टू डिसओबे हिज लेट फादर। अब जो कर्नल थे वो जेम्स, वो भी अपने पापा की बात काटना नहीं चाहते थे। इवन इन डेथ एंड ही लेफ्ट क्लियर इंस्ट्रक्शन दैट द हेirloom मस्ट ऑलवेज बी पास्ड ऑन द फर्स्टबॉर्न ऑफ द हीथकोट अनलेस द फैमिली ऑनर वाज इन जेओपर्डी। और लाइक हिज फादर उन्होंने भी बोल दिया कि भैया ये जो मेरा स्टैचू है ये मेरे बेटे के पास होना चाहिए और ये कभी किसी को कोई भी इसको बेच नहीं सकता तब तक जब तक फैमिली का ऑनर जेओपर्डी में नहीं हो। माने अगर फैमिली के ऑनर पे बात आएगी तभी आप ये स्टैचू बेच सकते हैं, वरना आप इसको नहीं बेच सकते। ठीक है, कर्नल जेम्स कोट एमसी का मतलब था मास्टर ऑफ सेरेमनीज, डिड नॉट डाई अ सोल्जर्स डेथ। ही सिंपली फेल asleep one night by the fire the Yorkshire post on his lap। अब जो कर्नल थे उनका डेथ कैसे हुआ? वो ऑब्वियसली रिटायर हो गए थे, तो वॉर में तो उनका डेथ नहीं हुआ। वो बैठे बैठे न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते, जो यहाँ पर यॉर्कशायर पोस्ट है ना वो न्यूज़पेपर है, पढ़ते पढ़ते ही उनका डेथ हो गया। ठीक है, तो अलेक्जेंडर हीथकोट के बारे में हो गया। उनका बेटा कौन है? जेम्स हीथकोट, जो कि कर्नल है आर्मी में। अब उनका बेटा कौन है? उनका बेटा का नाम फिर से उन्होंने रखा है अलेक्जेंडर ही रखा है, जिससे आप लोग कंटिन्यूटी रखो, माने अलेक्जेंडर जेम्स फिर अलेक्जेंडर। ठीक है, अब इनका काम क्या? ही बिकेम अ प्रीस्ट। ठीक है, the colonel firstborn, the Reverend Alexander Heathcote, was at that time presiding over a small flock in a parish of Much Headlam in Hertfordshire। तो उनका जो बेटा था वो बन गया, वो थोड़ा सा रिलीजियस आदमी था, वो रिलीजन में चला गया। After burying his fathers with military honors, he placed the little Ming emperor on the mantelpiece of the vicarage. Few members of the Mothers Union appreciated the masterpiece, but one or two ladies were heard to remark on its delicate carving। अब क्या हुआ? अब वो जो हमारा मिंग स्टैचू है वो वापस किसके पास है? फादर के पास में। ठीक है, फादर का नाम क्या है? रेवरेंड
अगेन अलेक्जेंडर हीथकोट, वो उसके संग अपने वाइकरेज में लेके चले गए उसको और वहां पे डिस्प्ले कर दिया। अब वहां पर तो देखने वाले बेसी नहीं होंगे क्योंकि उनका पोस्ट थोड़ा लो था, तो वो 3-4 जो लेडीज वहां पे जो सिस्टर्स होंगी वही देखती थी, अप्रिशिएट करती थी। बेसी लोग अभी कुंग स्टैचू को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। And it was not until the reverend became a right reverend that the little statue find its way into the bishop's palace. लेकिन जब उनका प्रमोशन हुआ, ठीक है, और वो राइट रेवरेंड बन गए, तो अब वो बिशप बन गए, बिशप के पैलेस में जाने लगे। अब तो फिर से वो स्टैचू बिशप के पैलेस में आ गया, अब उसको ज्यादा लोग मिल रहे हैं अप्रिशिएट करने के लिए। तो तुम देख रहा है कैसे पासिंग ऑफ द पिलोज हो रहा है। पहले अलेक्जेंडर के पास में था, फिर उसका बेटा ले गया उसको अपने मेस में, फिर वापस लेकर आ गया, अब इन्होंने ये ले गए इसको बिशप के पैलेस में लेकर चले गए, ठीक है। Many of those who visited the palace and heard the story of how the bishop's grandfather had acquired the Ming statue were fascinated to learn of the disparity between the magnificent statue and its base. अब वो लोग वहां पर देखते थे ना, तो डिस्कशन होता था वहां पे। तुमको तो पता ना अंग्रेज लोग का स्टाइल, खाते खाते डिस्कस, ओह हेलो व्हाट नाइस पीस इट इज, देखा टाइटैनिक मूवी देखा ना, वो लोग करते रहते, तो वो डिस्कस करते थे कि स्टैचू को देखो और स्टैचू का बेस देखो, दोनों मैच नहीं करता है, लगता नहीं है कि पीस का स्टैचू का बेस है। और ये तो अपन को पता ही है क्योंकि बेस जो था वो था ही नहीं स्टैचू का, वो तो हमारे जो मिस्टर यूंगली हैं, जो हमारे क्राफ्टमैन थे, उन्होंने लगा दिया था क्योंकि उसको खड़ा करना था। तो देयर वाज अ डिस्पैरिटी, तो बेस और स्टैचू के अंदर में फर्क था और इस बात को लेकर सब डिस्कस करते हैं। ओह व्हाट अ नाइस पीस, बट द पीस इज नॉट टैकिंग विद द अदर, आई नो दिस इज द वे दे टॉक, यू नो, कैसे बात करता है अंग्रेज लोग, यू नो व्हाट द लाइक पीस व्हाटएवर, ठीक है। तो वो लोग का ये डिस्कशन होता था यार बेस और वो नहीं टैली हो रहा है, समझ में, अरे हंस लो यार, इट्स ओके, ठीक है, ठीक है। God takes even his ambassadors, अब यहाँ पे हो रहा भगवान तो भैया प्रीस्ट भी मरते हैं, साधु लोग भी मरते हैं, ठीक है। He did not do so before allowing Bishop Heathcote to complete a will leaving the statue to his son. तो ऑब्वियसली अब जो फादर हैं वो जो बिशप हो गए, जो हो गए वो भी मर गए, तो उन्होंने भी अपने बेटे को उसको पास ऑन कर दिया, 4th जनरेशन में आ गया। उनका बेटा कौन होगा फिर से, अलेक्जेंडर के बाद फिर से जेम्स, ठीक है। लेकिन अब वो है कैप्टन जेम्स हीथकोट, ठीक है, उनका बेटा, किसका, फादर का बेटा। समझ में आ रहा बात को कैसे चल रहा है, अलेक्जेंडर, फिर जेम्स जो कर्नल थे, फिर अलेक्जेंडर जो कि फादर बने, और फिर जो है जेम्स जो कि अब कैप्टन है, इज नॉट कर्नल, ही इज कैप्टन, ठीक है। द बिशॉप्स सन कैप्टन जेम्स हीथकॉट वाज सर्विंग ऑफिसर इन द ग्रैंडफादर्स रेजिमेंट, वो अपने दादाजी के रेजिमेंट में ही काम कर रहे थे, सर्व कर रहे थे। सो द मिंग स्टैचू रिटर्न टू द मेस टेबल इन हैलिफैक्स, तो वो मिंग स्टैचू को वापस उसी रेजिमेंट में लेके लगे। तो देख रहे कैसे पासिंग द पिलो हो रहा है, पहले अलेक्जेंडर के पास में था, फिर वो रेजिमेंट में गया, फिर वो चर्च में गया, फिर वापस आ गया, फिर वो वापस से वहां पे चला गया, रेजिमेंट के पास में उसी मेस में चला गया। Now, during the emperor's absence, the regimental trophies had been augmented by those struck at Ypres, the Marne, and the Verdun. The regiment was once again at war with Germany, and young Captain James Heathcote was killed on the beaches of the Dunkirk and died intestate. अब यहाँ पर क्या हुआ कि obviously वहाँ पे battles होते ही रहते हैं, तो जो जेम्स हीथकोट है, जो माने 4th जनरेशन है, उनका डेथ वॉर में ही हो गया, माने वो लड़ते लड़ते मरे। अनलाइक इस दादाजी जो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते मरे थे, ये वॉर में मर गए और वो इंटेस्टेट मरे। इंटेस्टेट का मतलब होता है विदाउट अ विल, माने उन्होंने विल नहीं लिखी। तो वो यंग कैप्टन जेम्स जो थे वो यंग थे और उनका डेथ हो गया। Thereafter, English law, the known wish of his great grandfather and common sense prevailed, and the little emperor came into the possession of the captain's 2-year-old son. ठीक है। अब क्या हुआ, जब उसके पापा मर गए और वो बेचारे बहुत यंग मर गए, तो उनका 2 साल का बेटा था जो इस खानदान का सबसे नालायक लड़का है। अब उसका नाम इन्होंने अलेक्जेंडर नहीं रखा क्योंकि नालायक था, एंडर हटा दिया, खाली एलेक्स छोड़ दिया, तो इसका नाम है एलेक्स हीथकोट, ठीक है, आप लोगों को याद रखने के लिए भी। तो अलेक्जेंडर जेम्स, अब एलेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अब मैं इसको थोड़ा स्लो पढ़ूंगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब एलेक्स हीथकोट वाज नॉट of the metal of his doughty ancestors, and he grew up feeling no desire to serve anyone other than himself. अब बोल रहा है एलेक्स हीथकोट को अपने दादा पापा मामा लोग से कुछ लेना नहीं था, वो अपने पापा लोग जैसा बिल्कुल नहीं था। ये लोग, इसके जितने भी जनरेशन थे वो लोग तो किसी ना किसी को सर्व कर रहे थे। जैसे अलेक्जेंडर हीथकोट क्वीन को सर्व कर रहा था, फिर उसके बाद उनका बेटा जो है वो अपनी आर्मी को सर्व कर रहा था, अपने कंट्री को सर्व कर रहा था। इसको किसी को सर्व नहीं करना था, इसको सिर्फ अपने आप को सर्व करना था, ठीक है। तो when Captain James had been so tragically killed, जब उसके पापा का डेथ हो गया, Alexander's mother lavished everything on the boy that his meager income would allow. तो उसकी मम्मी बेचारी बहुत इमोशनल हो गई, तो उसने लगा अब इसका पापा नहीं है, इसको मैं दुनिया भर की खुशी दूंगी, इसको मैं सब कुछ दूंगी। तो उसकी मम्मी इतना इमोशनल हो गई कि उसने अपने बच्चे को एक्सेस पैसा देना चालू कर दिया, ठीक है ना। और मेरा ये एक्सपीरियंस है, तुम लोग को भी पता होगा कि याद रखना, आप लोगों में से बहुत जन ऐसे होंगे जो थोड़ा अनफॉर्चुनेट होंगे, बट याद रखना अगर आप ट्रबल टाइम से निकलोगे ना तो आने वाला टाइम आपका अच्छा होगा। पर इसकी मम्मी ने क्या किया, इसकी मम्मी सोची कि मैं इसको दुनिया की खुशी दूंगी, इसको पापा की कमी होने नहीं दूंगी, तो इसको हद से ज्यादा पैसा देने लगी और उसको कहीं ना कहीं स्पॉइल कर दिया उन्होंने।
And it was not entirely young Alex's fault that he grew up to be, in the words of his grandmother, a selfish, spoiled little brat. और जो बड़ा हुआ तो वो एकदम जैसे होता ना अमीर बाप का अमीर बच्चा होता ना, माने अमीर बच्चे लोग की ऐसा एकदम लाविशली जिंदगी होता था और बिल्कुल स्पॉइल्ड था वो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी उसको, खाली पैसा खर्च करना और एंजॉय करना उसकी लाइफ था, ठीक है। Now, अब ये पैराग्राफ इंटरेस्टिंग है, क्या बोल रहा है? When Alex left school only a short time before he would have been expelled. बोला एलेक्स जब स्कूल छोड़ा, अगर वो छोड़ता नहीं तो स्कूल से उसको निकाल देते, माने स्कूल से निकाल देते, इससे पहले वो खुद ही निकल गया। He found he could never hold down a job for more than a few weeks. उसको देखा कि वो 2-3 हफ्ता से ज्यादा काम भी नहीं कर सकता, स्कूल के लायक तो वो है ही नहीं, नालायक है। It always seemed necessary for him to spend a little more than he, हमेशा उसके पास जितना रुपया होता था उससे ज्यादा उसके खर्चे होते थे, माने पढ़ाई में फेल, काम में फेल, रुपया खर्च करने में नंबर 1, ठीक है। And finally his mother could cope with the necessary for him to spend a little more than he, and finally his mother could cope with. The good lady decided she could have take no more of his life, departed it to join the other Heath courts, not in Yorkshire but in heaven. अब उसकी मम्मी बहुत पैसा देती थी, थक गई, जब देखा अब उसके पास पैसा नहीं है तो उनका भी बेचारी का डेथ हो गया और वो भी सारे हीथ कोर्ट के संग यॉर्कशायर नहीं गई, सीधा हेवन गई उनसे मिलने के लिए, ठीक है। अब बात हो रहा है इन द स्विंगिंग 60s। स्विंगिंग 60s का टाइम ऑफ पॉप जनरेशन का टाइम है। यूके में 60s में एक तो रेवोल्यूशन आया था जहाँ पे यंग लोग अपने आप को, माने आजकल हम लोग यंग हो गए ना बहुत, माने एक तो कल्चर आता है ना जब यंग को लगता है हमको नाचना चाहिए, गाना चाहिए, ड्रिंक करना चाहिए और हमको अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने दो, तो इसको स्विंगिंग 60s बोलते हैं। बीटल्स का टाइम है, अगर आप लोग म्यूजिक लवर है तो बीटल्स 60s के ही है, वो लोग माने हिप हॉप और पॉप सॉन्ग का जमाना था और वो सब डम का जमाना था, ठीक है। तो ये भी वहीं पे थे और उस जमाने में ब्रिटेन में बहुत सारे कसिनो खुले, बहुत सारे बार खुले, तो यंग लोगों को लगता था जुआ खेलो, दारू पियो, ऐश करो, जैसे तुम लोग अभी हुक्का पियो, ठीक है, ये सब मत किया करो यार, कुछ नहीं होता इस सबसे, ठीक है। तो बोल रहा है इन द स्विंगिंग 60s when casinos opened in Britain, young Alex was convinced that he had found the ideal way of earning a living without actually having to do any work. तो एलेक्स को क्या लगा, उसने एक फॉर्मूला निकाला है, फॉर्मूला के हिसाब से वो कभी भी जुए में नहीं हारेगा, ठीक है। उसने एक ट्रिक निकाली है, एक तो मैंने उसने स्टडी बनाया, पेपर में थीसिस, रॉलेट होता है, रॉलेट जानते हो, वो होता है ना एक तो गेम होता है ना ऐसे, उसमें एक तो अपन व्हील होता है, स्पिनिंग व्हील, अपन उसको व्हील को घुमाते हैं और एक बॉल रख देते हैं बीच में, तो जो नंबर पे आता है अगर आपका नंबर क्लिक हो जाएगा तो आप प्राइज जीतोगे। तो उस वाले गेम का इसने फॉर्मूला बनाया, अपने आप को आइंस्टाइन समझ लिया इसने, इसको पता है कितना घुमाने से कितना टर्न होगा, कौन सा नंबर आएगा। तो इसने क्या किया, ही डेवलप्ड अ सिस्टम फॉर प्लेइंग रॉलेट with which it was impossible to lose. उसने ऐसा सिस्टम बनाया कि वो हार ही नहीं सकता, but he did lose, लेकिन वो हार गया, ठीक है। he did lose, so he refined the system and promptly lost more. तो उसने क्या किया, अपने सिस्टम को और रिफाइन किया कि अच्छा ये गलती हो रही है, और रिफाइन किया, वो और हारा, ठीक है। He refined the system once again, which resulted in him having to borrow in to cover his losses. फिर उसने और रिफाइन किया सिस्टम को, फिर हारा और इस बार तो इतना हारा कि उसको उधार लेना पड़ा किसी से। Why not? If the worst came to the worst, he told himself he could always dispose of the little Ming emperor. ठीक है, तो उसको बोला मैं कितना भी उधार ले लूं, टेंशन लेने का बात नहीं, क्योंकि अगर मेरे पास पैसा नहीं रहा तो स्टैचू तो है और मैं एम्परर कुंग का स्टैचू को बेच दूंगा और बेच के जो पैसा आएगा उससे मैं अपना कर्जा चुका दूंगा, क्या टेंशन है। The worst did come to him, लेकिन अब तो worst तो होना ही था इसके संग। As each one of the Alex Rooney refined system took him progressively into greater debt until the casino began to press for payment. और आस्ते आस्ते वो डेली हारते ऐसा हो गया कि अब उसके ऊपर कर्जा बहुत हो गया और कसिनो ने अब उसको फोन करके बोलेगा एलेक्स हमारा पैसा वापस करो। When finally one Monday morning, Alex received an unsolicited call from two gentlemen who seemed determined to collect some 8,000 pounds he owed their master. और फिर दो गुंडों का फोन आया, एलेक्स 8,000 पाउंड बाकी है, दे देना वरना हम तुम्हारी धोपच डालेंगे, तुमको देंगे बढ़िया से बॉडीली हार्म, ठीक है। पैसा चाहिए, 8,000 पॉइंट मिल जाना चाहिए, ठीक है। और 14 डेज के अंदर में उन्होंने थ्रेटनिंग दिया एंड हिंटेड एट बॉडीली हार्म इफ द मैटर वाज नॉट डेल्ट विद इन 14 डेज। एलेक्स केव्ड इन, अब एलेक्स डर गया कि भैया 14 डेज के अंदर पैसा देना है। After all, his great grandfather's instruction had been exact. The Ming statue was to be sold if the family's honor was ever at stake. तो उसको याद आया दादाजी की, बोला दादाजी ने बोला था कि अगर स्टैचू का जब किसी को पिटाई होने वाली होगी, जब फैमिली का ऑनर होने वाला है तब आप उसको बेच सकते हो। तो अब टाइम आ गया है उस स्टैचू को बेचने का। वो स्टैचू जो अलेक्जेंडर ने बेचारे ने अपनी पूरी 3 साल की सेविंग्स लगा के, और वो क्राफ्टमैन ने जिसका पूरा दिल का प्रिय स्टैचू था, अब वो ऑक्शन में आ रहा है। अब तुमको समझ में आ रहा फ्लैशबैक, हम लोग अब ऑक्शन में आ रहे हैं।
Alex took the little emperor of the mental peace in his Catagon Gardens flat and stared down at its delicate handiwork, at least having the grace to feel a little sad at the loss of the family heirloom. तो अब वो लास्ट टाइम जब स्टैचू को उठाया तो चलो थोड़ा सा उसके मन में दया आया कि यार 5 साल से हम लोग का 5 जनरेशन से है, तो थोड़ा सा दया आया। चलो इतना तो शर्म है उसके अंदर में कि जब वो स्टैचू को बेचने ले जा रहा है तो उसको थोड़ा सा दया आया कि मेरा फैमिली का एक तो बहुत अच्छा पीस था जो हम बेचने जा रहे हैं, बट देना तो पड़ेगा ही। He then drove to the Bond Street and delivered the masterpiece to Sotheby's, giving instruction that the emperor should be put up for auction. तो वो ऑक्शन हाउस में गया और बोला कि अब हमको इसको बेचना है, आप इसको देख लीजिए, इसको बेच दीजिए, ठीक है। The head of the Oriental department, अब वहां के जो स्टैचू का जो माने डिपार्टमेंट के हेड है वो आए। He was a pale, thin man, appeared at the front desk to discuss the masterpiece with Alex. Looking not unlike the Ming statue he was folding so lovingly in his hand. अब जब ओरिएंटल डिपार्टमेंट का जो आदमी देखा ना स्टैचू को, तो भैया एक पुरानी पीस थी। सपोज कर लो अकबर का तलवार या महेंद्र सिंह धोनी का बैट अगर आपको मिल जाए, वाह ऑसम, है कि नहीं? तो वो भी बड़ा प्यार से देखा स्टैचू को, मिंग स्टैचू, एम्परर कुंग का स्टैचू, पेनक्यू का स्टैचू, तो उसने भी बड़ा प्यार से उसको देखा। बोला ये सारा नालायक बेच रहा है इसको, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो वो क्या बोला, इट विल टेक अ फ्यू डेज टू एस्टिमेट द ट्रू वैल्यू ऑफ द पीस ही पर्ड, बट आई फील कॉन्फिडेंट ऑन द कर्सरी ग्लांस दैट द स्टैचू इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ पेनक्यू एज वी हैव एवर हैड अंडर द हैमर। तो उसने क्या बोला, इसका ट्रू वैल्यू निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन इससे सुंदर पेनक्यू का स्टैचू मैंने आज तक कभी नहीं देखा, पेनक्यू का बनाया हुआ पीस मैंने आज तक कभी नहीं देखा, ठीक है। तो एलेक्स बोल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स नो प्रॉब्लम, रिप्लाइड एलेक्स, एज लॉन्ग एज यू कैन लेट मी नो दैट इट्स वर्थ विद इन 14 डेज, लेकिन 14 दिन के पहले बता देना वरना मेरा पिटाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आप वर्थ बता दीजिएगा तो मैं सबको बोल दूंगा, ठीक है। Oh, certainly, said the expert. I feel sure I could give you a floor price by Friday. मतलब मैं तो आपको फ्राइडे तक बता दूंगा कि इसका मोटा मोटी फ्लोर प्राइस क्या होना चाहिए, माने व्हाट इज द मिनिमम वी कैन सेल इट फॉर। ऑक्शन में कोई हायर प्राइस नहीं मालूम, लेकिन मिनिमम होता है ना। फॉर एग्जांपल महेंद्र सिंह धोनी का अगर बैट आएगा तो स्टार्टिंग प्राइस 5 लाख रुपया का होगा, और खास करके वो बैट आएगा जिससे उसने छक्का मारा था 2011 वर्ल्ड कप में, वो तो 5-10 लाख के नीचे से चालू ही नहीं होगा ना। तो फ्लोर प्राइस बता दूंगा। एलेक्स को मजा आ गया, couldn't be better, said Alex. एलेक्स को मजा आ गया। अब एलेक्स का हाल भी ना वो है ना हेरा फेरी पिक्चर में नहीं था, वो परेश रावल, क्या नाम था उसका, वो बोलता था ना, अरे पैसा लेके जाना, पैसा लेके जाना, है ना। सब अपना कर्जा वालों को फोन कर दिया, अरे मेरा स्टैचू बिक रहा है, अपना पैसा लेके जाओ, पैसा लेके जाओ, मुझे किसका पैसा रखना नहीं है, सब लेके जाओ, ठीक है। During that week, he contacted all his creditors and without exception, they were prepared to wait and learn the appraisal of the expert. सबको बोल दिया, अरे मैंने स्टैचू दे दिया है, उसने बोल दिया है ओरिजिनल पीस है, पैसा मिलेगा, कितना रुपया तेरा, तेरा कितना, तेरा कितना, तेरा कितना, टोटल कितना देना उसको 8000 points. Alex duly returned to the Bond Street on the Friday with a large smile on his face. अब फ्राइडे को पहुंच गया भाई साहब एग्जीबिशन में, चेहरे पे खुशी, आज तो पैसा मिलेगा। और क्या सोच रहा है कि ज्यादा मिल जाएगा ना तो और पैसे से मैं अपना सिस्टम को और अच्छा करूंगा और इस बार जुआ खेलूंगा, अब तो पक्का ही जीतूंगा, मेरा सिस्टम पूरा सही हो जाएगा, ठीक है। He knew when his great-grandfather had paid for the piece and felt sure that the statue must be worth more than 10,000 pounds. उसको पता था कम से कम 10,000 तो मिलेगा ही पाउंड्स। 8,000 दाम है उसका, मेरे को देना है, और 2,000 एक्स्ट्रा पाउंड्स होगा, उससे मैं अपना सिस्टम को ठीक करूंगा, फिर से खेलूंगा और इस बार करोड़पति बन जाऊंगा। कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है। A sum that would not only yield him enough to cover all his debts, but leave him a little over to try out his new refined system at the roulette table. As he climbed the steps of the Sotheby's, Alex silently thanked his great-grandfather. तो थैंक गॉड, दादाजी आज आपके कारण बच गया, नहीं तो पिट गया होता, लेकिन आपके कारण बच गया, वाह दादाजी मेरे भाई महान है। गया तो गया एकदम रिसेप्शन में जाके बोल रहा है, he asked the girl on reception if he could speak to the head of the Oriental department. बोला अरे वो ओरिएंटल डिपार्टमेंट के हेड को बुलाओ, मेरे को उसका दाम पूछना है। She picked up an internal phone and asked the expert appeared a few minutes later at the front desk with a somber look on his face. अब वो जो उसका हेड आया ना, उसका चेहरा एकदम उतरा हुआ था, जैसे आईसीयू से डॉक्टर आता है ना, हम इसे बचा ना सके, हमें माफ कर दीजिए या सॉरी, तो उसका चेहरा वैसा ही था, हम बचा ना सके, ठीक है। एलेक्स हार्ट सैंक as he listened to his word, और एलेक्स का ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आने वाला था जब वो उसका वर्ड सुना। बोला अ नाइस लिटिल पीस, बोला पीस बहुत सुंदर है, योर एम्परर, बट अनफॉर्चुनेटली अ फेक। पूरा पीस बहुत सुंदर है, अच्छा बनाया भी है, लेकिन नकली है, असली नहीं है, ठीक है। Probably about 250 years old, but only a copy of the original. बड़ा ओरिजिनल का कॉपी है, असली पीस नहीं है। फर्स्ट कॉपी है नाइकी का तुम लोग पहना बना फर्स्ट कॉपी नाइकी का। Alex heart sank as he listened to his word. क्या बोला नकली, मेरे दादा के ने 3 साल का पूरा अपना सैलरी दिया था, उसने ये दिया, क्या बोल रहे हो? बोला यस a little अन्याय नहीं हो क्या? बोला how much it is worth? Interrupted and anxious, तो कितना रुपया मिलेगा?
700 पाउंड्स 800 एट द मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 800 रुपया। पूरा 8000 मेरे को देना है, मैं तो 10,000 का सपना देख रहा था, 800 क्या बोल रहे हो यार ये। और सुन के तो वो क्या सोच रहा है मालूम, एलेक्स क्या सोच रहा है, 800 पाउंड में एक बंदूक तो आ जाएगी, 2 गोली भी आ जाएगी, मार लूंगा अपने आप को। तो बोल रहा है इनफ टू बाय अ गन एंड सम बुलेट्स, thought Alex sardonically as he turned to the and started to walk away। सुन के वो एकदम माने क्या नाम है, एकदम सिनिकल हो गया, पागल हो गया, और उसको लग रहा है कि यार अब क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा, अब तो पिटने वाला हूं मैं, बचूंगा है नहीं, तो मैं एक बंदूक खरीदता हूं, गोली खरीदता हूं, गोली मार लूंगा। तो वो जाने लगा, वहां से जाने लगा, ठीक है। तो वो जो आदमी है जो माने हेड था ओरिएंटल डिपार्टमेंट, बोला आई वंडर सर, कंटिन्यूड द एक्सपर्ट, बोला सर सुनिए, बोला कुछ नहीं, सेल द ब्लडी थिंग सेड एलेक्स विदाउट बॉदरिंग टू लुक बैक। अरे बोला बेच यार, 700 800 आ रहा, बेच उसको, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, अगेन अ ट्विस्ट, क्या बोल रहा है, एंड व्हाट डू यू वांट मी टू डू विद द बेस। बोला पर मैं बेस का क्या करूं, स्टैचू और बेस, स्टैचू 700 का है, बेस, बोला बेस, रिपीटेड एलेक्स टर्निंग अराउंड टू फेस द ओरिएंटलिस्ट, बोला यस द बेस, इट्स क्वाइट मैग्निफिसेंट, 15th century undoubtedly a work of genius, I can't imagine how। बोला ये बेस जो है ना, ये किसी जीनियस का ओरिजिनल पीस है, और ये कैसे है मुझे नहीं मालूम, ये स्टैचू में कैसे लगा है मुझे नहीं पता। समझ में आ रहा है? अब वापस आ जाओ जहां पे स्टोरी स्टार्ट हुआ था। लॉट नंबर 103 announced the auctioneer what I am bid for this magnificent example of। अब बिडिंग चालू हो गया। The expert turned out to be right in his assessment। At the auction at the Sotheby's that Thursday morning, I obtained the little emperor for 720 guineas। ठीक है, माने वो कितने में बिका, स्टैचू कितने में बिका, 720 में, ठीक है। And the base that was acquired by an American gentleman of not unknown parentage for 22,000 guinea। माने वो जो बेस लगाया था उसने युंगली ने, मैंने एकदम मैंने उसने बोला कि मैं आपके लिए बेस लगा देता हूं, वो बेस बिका 22,000 गिनी में। एक गिनी जो होता है ना वो करीब 1.05 पाउंड होता है, तो मैंने उसको करीब 23,000 पाउंड मिला है खाली बेस का, और स्टैचू का मिला खाली 720। माने जिसके लिए इतना लफड़ा हुआ था उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो जो बेस है जो उसने लगाया था कि चाइनीज उसने, उसको खुद भी नहीं मालूम था कि स्टैचू की बेस क्या है, लेकिन उसका जेन्युइन लव था, उसने लगा के दिया, वो बेस बिका 22,000 पाउंड में। समझ में आया? पिटा नहीं हमारा, लेकिन तुम लोग ऐसा मत करना, तुम्हारा दादाजी का स्टैचू को लेकर कहीं पिट नहीं जाओ। चलो ओके, सो दैट्स एंड अभी एंड हो गया चाइनीज स्टैचू। अब नेक्स्ट स्टोरी बोलना कौन सा करना है वो अपन करेंगे। बाय बाय, एंजॉय।